आदाब। 80 और 90 के दशक में जब हिंदुस्तान में छोटे पर्दे पर कार्टून आना शुरू हुआ तब लोगों के सामने ज्यादा चॉइस नहीं थी। मिकी माउस, डोनाल्ड डक या टॉम एंड जेरी थे। आजकल शरारती बच्चा शिनचैन अपनी क्लासमेट को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता है और दुश्मनों की पिटाई करता छोटा भीम बच्चों के दिलों पर राज कर रहे हैं। देखा जाए तो डोरेमोन की धूम पिछली कई सालों से मची हुई है और बच्चों को इससे दूर कर पाना नामुमकिन है। तो आज आपकी मुलाकात शिनचैन के कज़ामा, मसाओ और डोरेमोन के शिजुका से करवाते हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं जो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोराएमोन। मानो या ना मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोराएमोन। हाय बच्चों, आज आपको मुझसे मिलकर खुशी होगी। आप जान गए मैं हूँ शिजुका और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे भी आपसे मिलने आए हैं। आप जानते हैं उन बच्चों में कौन कौन आ रहा है आपसे मिलने? उसमें है कज़ामा, सुनियोस मॉम, मसाओ, योशिनागा मैम और छोटी हमारी प्यारी हिमावारी। और मैं हूँ शिजुका। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। पारुल, मुझे सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में बताइए। आप आज के कार्टून कैरेक्टर्स को आवाज देती हैं। आपका बचपन कैसा था? आपको कार्टून्स पसंद थे? क्या देखती थी? मैं जब छोटी थी तो हम लोग शरारती इतने थे कि शायद तब उस समय पे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था। एक संडे का प्रोग्राम होता था जब हम देखते थे स्पाइडरमैन। दोपहर को कुछ प्रोग्राम्स आया करते थे और संडे में भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते थे जो मॉर्निंग से हम लोग बैठ जाते थे देखने के लिए। उस समय पर ज़्यादा कुछ नहीं था कार्टून्स में। टॉम एंड जेरी ये सब पुराने कार्टून्स है जो देखा करती थी। पर हम घर में इतने शरारती थे, जॉइंट फैमिली थी और सारे बच्चे मिल जाते थे। मेरे चाचा के बेटियां, बच्चे, ताऊ जी के बच्चे। हम घर में इतना हुड़दंग मचाते थे। सारे दिन हम लोग खेलते थे। तब की मदर्स आज की मदर्स की तरह भी नहीं थी कि पढ़ो पढ़ो, ये करो, कंपटीशन में लगे रहो। ऐसा कुछ नहीं था, कंपटीशन था ही नहीं। तो बहुत मजा करते थे हम लोग। तो उस वक्त तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं भी इस तरह से कार्टून कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैंने सोचा तरन्नुम। मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे जाकर ये फील्ड को चूज करूंगी या फिर मैं डबिंग करूंगी या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हूँ। कभी नहीं सोचा था। तो फिर ये लाइफ में आपके कैसे हो गया? मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और दिल्ली से ही मैंने अपनी स्कूलिंग भी की है। पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, एवरेज थी। कभी मदर ने डांटा भी नहीं, ठीक है बच्चे अपने आप कर रहे हैं। मतलब वो जॉइंट फैमिली थी तो वो अपने वर्क में बिजी रहती थी। फादर जबकि मेरे डॉक्टर थे और मेरी बचपन की इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। क्योंकि मैं फादर के साथ जाया करती थी, उनके क्लिनिक पे बैठ जाती थी और पेशेंट्स, जरा सी देर मेरे फादर ने क्लिनिक छोड़ दिया तो उनके पेशेंट्स को मैं ही अटेंड कर लेती थी। अच्छा। तो कई बार ऐसे सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि फिर जब 6 में आई, 7th में आई, देखा एवरेज जा रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। जब 9th में आ गए तो स्ट्रीम यू चूज करना है। तो मेरे टीचर्स ने बोला पारुल तुम आर्ट्स ही ले लो, ज्यादा अच्छा है। एक चीज और, मेरा फैमिली बैकग्राउंड हमेशा म्यूजिक रहा है। मेरे ताऊ जी बहुत अच्छे टीचर हैं, गंधर्व महाविद्यालय से उन्होंने टॉप किया है। क्योंकि म्यूजिक था मेरे जहन में, बचपन से सुना है, कानों में बचपन से पढ़ा है। और फादर भी मेरे म्यूजिक को बहुत पसंद किया करते थे, बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा। जबकि उन्होंने कहीं सीखा नहीं था पर काफी अच्छा तबला प्ले कर लेते थे। वो काफी समझ थी सुरों की, ताल का ज्ञान था उनको। तो उनकी थोड़ी बहुत गाइडेंस और मुझे सभी बोलते थे, अप्रिशिएट करते थे, पारुल तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। बचपन से ही म्यूजिक का मुझे एक शौक था जो रहा। जब पता चला कि भाई पढ़ाई में मैं एवरेज हूँ और अब मुझे एक स्ट्रीम पकड़ना है तो आर्ट्स ही आया मेरे पास। पर म्यूजिक को मैंने लगा कि तब स्कूल में मैंने ज़्यादा नहीं सोचा मुझे म्यूजिक में जाना है या क्या करना है। पर 11th आते आते मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया
काफी सारे स्कूल्स थे वहाँ पर, 14-15 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें हमारा स्कूल सेकंड आया था। और मुझे स्कूल में जब वापस मैं लौटी तो सारे टीचर्स बहुत खुश हो रहे थे कि पारुल, हमारे ये बड़ी बात है कि हमारा स्कूल सेकंड आया है, आपने चौपाई गाई है और उसमें हमें सेकंड प्राइज मिला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे तब लगा कि नहीं, मैं म्यूजिक कर सकती हूँ। जब मुझे टीचर्स ने का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे से सिखाया गया स्कूल में भी, और आवाज़ तो थी अच्छी। तो फिर मैंने सोचा कि 12th के बाद मुझे म्यूज़िक ही करना है। तब मैंने इसके को एज ए करियर देखा। फादर की कुछ गाइडेंस, जब लोग तारीफ करते थे आवाज़ की कि आवाज़ अच्छी है, तो लगता था कि आवाज़ की दुनिया में ही कुछ किया जाए। देखिए, मैं म्यूज़िक कर रही थी, म्यूज़िक ऑनर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स से। मैंने वहाँ से बीए किया। बीए करने के दौरान मुझे मेरी दोस्ती हुई मिस्टर मनु राजीव से, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, और कर्नाटिक म्यूज़िक वो कर रहे थे। अच्छा। तो यहाँ से भी हमें सारे टीचर्स की ब्लेसिंग मिली। अच्छा, अब दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल गई, अब शादी करने जा रहे हैं दोनों। तो खुश होते थे कि भैया एक कर्नाटक म्यूजिक और एक हिंदुस्तानी म्यूजिक का मेल हो रहा है, तो अब इनकी जुगलबंदी चलेगी, लड़ाई में भी ये कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक आ जाएगा इनके। तो अच्छा है, म्यूजिक फील्ड दोनों की है। फैमिली में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई कि हाँ, केरला के हैं तो मलयालम कैसे आएगी, तुम्हें लैंग्वेज कैसे आएगी, तुम नॉर्थ इंडियन हो, हस्बैंड साउथ इंडियन थे, तो थोड़ा सा उस समय पे हुआ। पर ये था कि फील्ड एक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, और मेरे फादर को म्यूजिक पसंद था। अच्छा। तो ये एक अच्छी चीज हो गई मेरे लिए कि इजीली सब घर वाले मान गए कि हाँ, आफ्टर मैरिज भी अच्छा ही रहेगा इन लोगों के लिए, इनकी शादी करा दी जाए। जानेंगे कि शादी के बाद आपके हस्बैंड के साथ कैसी जुगलबंदी रही, कैसे मिलकर दोनों ने अपने करियर को आगे बढ़ाया। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में, और आज हमारे साथ हैं पारुल भटनागर। पारुल, ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझे बता रही थी कि आपकी शादी हुई, उसके बाद जो आपका ये करियर है कार्टून्स को आवाज देने का, ये कैसे शुरू हुआ? आपकी जो जुगलबंदी है वो कैसी रही? देखिए, शादी हो गई तो हमने कॉलेज में ही शादी कर ली थी। फिर शादी के बाद हस्बैंड की मेरी जॉब लगी यूटीवी, यूनाइटेड टेलीविजन्स में, जहाँ वो एज ए डायरेक्टर वर्क कर रहे थे। तो मैं एक दिन खाना देने चली गई, तो एक हमारे वहाँ डायरेक्टर है, उन्होंने बोला, जब 2-3 बार मैंने इसे विजिट किया तो सब जान ही गए थे कि हाँ, पारुल है, मनु की वाइफ है। तो मुझे बोला कि पारुल, तुम्हारा बेस जो है म्यूजिक है और आवाज़ इतनी प्यारी है, तो क्यों नहीं तुम ट्राई करते ये वॉइसिंग करना। तो कुछ टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, आप बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कर सकते हो, आप सीखो। और क्योंकि गाइडेंस के लिए हस्बैंड है, वो डायरेक्टर है, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। मैंने सोचा तो, क्योंकि था नहीं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो जाके बैठती थी। शुरू में तो समझ नहीं आता था कुछ, फिर धीरे धीरे समझ अच्छा लगा कि अच्छा, एक आर्टिस्ट ऐसे भी हो सकता है कि हंस रहा है तो इतना नेचुरल हंस रहा है, मतलब नेचुरल नहीं हंस रहा है पर लग रहा है इतना कि नेचुरल है, और कोई भी फीलिंग्स है वो इतने एफर्ट्स डाल रहा है उसमें। अच्छा, ऐसा भी है। तो फिर मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें, जो कुछ सीखने वाली चीज़ें थी, वो मुझे सिखाई, बताई मेरे हस्बैंड ने, मनु ने। तब भी बहुत टाइम लगा, मुझे बैठ के देखती थी, ऑब्जर्व करती थी क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है सब। फिर धीरे धीरे एक बार एक ऑडिशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला, डायरेक्टर ने बोला कि पारुल, तुम ट्राई कर लो आज, देखते हैं क्या रहता है, नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ट्राई करते हैं। तो क्योंकि समझ तो थोड़ा बहुत आ रहा था मुझे, और पिकअप पावर बहुत अच्छी थी उस समय पर, तो ट्राई किया, और वहाँ ऑडिशन मेरा सिलेक्ट हो गया। आवाज़ अच्छी लगी उन्हें, और फिर रहा मॉड्यूलेशन का। तो बचपन में ना मैं कुत्ते की, बिल्ली की ऐसी आवाज़ें निकाल ही लेती थी। अच्छा। और बच्चों की तरह ही बात करती थी, क्योंकि मैं बहुत चुलबुली, और अभी भी ऐसा है कि घर में जाके कभी भी बच्चों के साथ बेड पे खड़े होके डांस करना शुरू कर दूंगी, कूद फाद। क्योंकि वो बचपन में जो बताया कजन्स के साथ ये ड्रामा रहता था मेरा, वो आफ्टर मैरिज भी रहता था। अच्छा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो रखी हुई हैं संभाल के। तो वो सब मस्ती मेरी चलती रहती थी। वो मस्ती यहाँ काम आई, क्योंकि वो बच्चे का एक कार्टून मुझे मिला था, उसमें चुलबुलापन, एक बैबलूज मैंने सीरीज की थी, तो उसमें स्लीपर्स का कैरेक्टर मुझे सबसे पहले मिला था, जिसमें 2 बहनें थी, स्लीपर्स थी, एक की वॉइस हैवी थी और एक की बारीक सी आवाज थी। अच्छा। तो उसको मैंने ट्राई किया, तो वो बहुत ही अप्रिशिएट दोनों किया। कैरेक्टर्स को आपने आवाज दी? मैंने आवाज दी। उसमें एक स्पून थी, एक बोल था, वो जो बच्चों से बातें किया करता था। तो वो मेरा बातें करते थे, जरा आप
कुछ इस तरीके से एक बोल की आवाज थी और एक स्लीपर, जो दोनों बहनें, अरे कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ चलो, हो। कुछ ऐसे। तो वो कैरेक्टर इंग्लिश का कैरेक्टर था, बैबलूस की स्लीपर्स थी, उसको देख के मैं इमिटेट करती थी। अब तो आपको काफी टाइम हो गया ये काम करते हुए जी, उस अभी वक्त मुझे थोड़ी 14 सी साल। दिक्कत तो आती ही होगी कहीं ना कहीं कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो किस तरह से किया जाए या कैसे इमोशंस हैं उनको शुरुआत में कैसे मुझे लाया बहुत जाए। दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में मैं बहुत स्लो थी, सीख रही थी और अंदर चाहत भी थी कि ऐसे हाँ बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वर्क लग रहा है, तो लगता था देखने में जितना इजी है, पर जब वो करने में आओ तो पता चलता ओह ये इतना इजी नहीं है जितना ये दिख रहा था, इसमें तो ये भी चैलेंज है, अच्छा ऐसे है तो अब ऐसे कैसे कर सकते, ये आवाज कैसे चेंज कर सकते। वो धीरे धीरे मॉड्यूलेशंस देनी शुरू की, प्रैक्टिस किया, रेगुलर रीडिंग किया, बहुत सारी चीजें और भी थी जो हाई पिच, क्योंकि म्यूजिक है पीछे, म्यूजिक किया था तो वो ऑक्टेव पकड़ना, स्केल्स पकड़ना वो इजीली कर पाती थी। तो थोड़ा सा इजी हो गया था म्यूजिक की वजह से। बाकी काफी मेहनत भी की है मैंने, डांटे भी बहुत खाई हैं, डायरेक्टर्स की, हस्बैंड की बहुत डांट खाई है मैंने। फिर धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ी और फिर जो आवाज आप मुझे दे दो तो फिर मैं फटाफट कर देती थी। अब तो 14 साल हो गए तो अब तो बहुत इजी हो गया है, पर अभी भी कई कैरेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो मेरे लिए चैलेंज होते हैं, तो अच्छा। उनको करने में भी मजा आता है। तो अभी तो आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दे रही हैं, जी। चैलेंजिंग कौन सा है? सारी नए शुरुआत जब करो तो एक चैलेंज ही होता है, पर एक चैलेंज से लड़ना एक शौक है मेरा, तो इतना मुश्किल कभी रहा नहीं। एक छोटी बेबी आई थी हिमावारी, बोलती नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशंस देती है, तो उसका थोड़ा सा लगा था कि बोलती नहीं तो ये एक्सप्रेशंस कैसे समझाएगी, क्योंकि आधी चीजें तो आपकी क्लियर हो जाती है जब आप बात करते हैं, है ना, तो आप बता सकते, पर बच्चा बिना बताए भी कुछ बता रहा है, वो एक चैलेंज था। तो वो करने में कैसे किया आपने? जैसे काका क्या कहा बकाई, ये उसकी एक लैंग्वेज है जो भाई को इशारा करके वो बताती है कि मुझे ये चाहिए। माँ छोड़ के चली जाती है, शॉपिंग का बहुत शौक है इसको, शिनचैन की मदर को। कई बार अपने ब्रदर उसका संभालता है बेबी को, छोटी को, हिमावारी को, तो वो किस तरीके से चलती है, क्रॉल करती है, काका जी अपा काका जी काका जी काका जी, कुछ इस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस है। तो हिमावारी शिनचैन में मैंने किया था और बहुत सारे और भी कार्टून्स हैं जिसमें मैंने काम किया। अभी कौन कौन से फेमस कैरेक्टर्स हैं जिनको आवाज देना आपको अच्छा लगता है? मेरा फेमस कैरेक्टर है डोरेमोन में शिजुका, जिसकी वजह से मैं बहुत, स्कूल में भी म्यूजिक टीचर हूँ मैं, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे शिजुका मैम करके कॉल करते हैं। अच्छा। तो ये मेरा शिजुका से मैं जानी जाती हूँ, तो शिजुका मेरा सबसे क्लोज कैरेक्टर है। उसकी मैं कुछ लाइनें सुनाती हूँ आपको। नोबिता मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता। ये है मेरा कैरेक्टर जिसका नाम है शिजुका। इसी डोरेमोन में मैंने एक और कैरेक्टर किया था जिसका नाम है सुनियोज मॉम। सुनियोज मॉम। जी, तो वो कैरेक्टर भी मैंने किया, तो उसका कुछ एक दो लाइनें सुनाती हूँ जी आपको। जरूर। ओ मेरा प्यारा बेटा सोनियो, मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आऊंगी, मेरा प्यारा बेटा सोनियो। पारुल, आपसे और भी मजेदार बातें हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। पारुल, आप बता रही थी कि कौन कौन से आपके फेमस कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने आवाज दी। एक और प्रोग्राम है शिनचैन, उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने अपनी आवाज दी? शिनचैन में मैंने शुरुआत की थी कजामा से, और उसके बाद मुझे कैरेक्टर्स मिलते चले गए। फिर कजामा के बाद मैंने मसाओ किया, फिर योशिनागा मैम किया, और लास्ट में हिमावारी बेबी जिसकी मैंने अभी आवाज सुनाई थी। शिनचैन के अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स एक तरीके से देखा जाए तो वो मेरे कंधों पे उसका बोझ था, पर मैंने वो सब कहते हैं कि बखूबी निभाए, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं कर पाई है। और मजा बहुत आता है इन सबको करने में, क्योंकि एक ही कार्टून में अलग अलग आवाजें देना ये लेकिन मुश्किल भी है, मुश्किल है। अलग अलग आवाजें, हर तरह, एक चैलेंज किसी का अपना अंदाज है कुछ कहने का, बयां करने का, तो कैसे कर पाती हैं आप? चैलेंजिंग था थोड़ा सा शुरुआत में, पर फिर देखा, कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, तो कजामा का कैरेक्टर किस तरीके से बोलता है वो मैं बताती हूँ।
अरे शिनचैन, ये तुमने क्या किया? मेरी नोटबुक फाड़ दी, अब मैम मुझे मारेगी। शिनचैन, ये तुमने क्या किया शिनचैन? ये कजामा का कैरेक्टर है जो शिनचैन में बहुत ही फेमस हुआ। और उसके बाद एक दोस्त मसाओ, तो वो मैंने किया। कुछ सॉफ्ट कैरेक्टर है, रोता रहता है, बहुत ही रोता है, तो उसको ऑब्जर्व करते हुए मैंने जो आवाज उसको दी है वो है, अरे शिनचैन, देखो ना नैनी आ गई। शिनचैन, ये मुझे मारेगी। मुझे कहीं छुपा लो शिनचैन, मुझे अपने पीछे छुपा लो। शिनचैन, मुझे बचा लो शिनचैन। ये है मसाओ। ये कैरेक्टर शिनचैन में, ये भी काफी अच्छा बच्चों को पसंद आता है। थोड़ा रोता है पर अच्छा है। और फिर इसके बाद एक और कैरेक्टर है मेरा जिसका नाम है योशिनागा मैम। वो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और बच्चों को अंडरस्टैंड करती हैं। कभी कभी डांटना भी पड़ जाता है, पर वो हमेशा शिनचैन को ही डांट पड़ती है क्योंकि वो बहुत शरारती भी है। शिनचैन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। कुछ इस तरीके से। अच्छा, जैसे आपके जो ये कैरेक्टर्स होते हैं इसमें आपको अलग अलग तरह से बोलना पड़ता है, हर किसी का अलग कैरेक्टर है, अपना स्टाइल है एक बात करने का। तो जब आप किसी नए इंसान से मिलती हैं तो आप भी कुछ ऑब्जर्व करती होंगी कि अगला जो कैरेक्टर है शायद उसमें मैं इसका कुछ यूज कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आर्टिस्ट का काम यही है, जब आप अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, आप नेचर के पास हैं, एक कोयल कूक रही है, आप उसको भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, मंकीज को, मतलब ये तो हो गई एनिमल्स की बात। पर कई बार ऐसे होता है कि फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी एक आवाज़, एक टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। फिर हम कहते हैं हमारे वो फूफा जी आए थे, वो इस तरीके से बोला करते थे, उनकी आवाज़ ऐसी थी, या हम उनको ऐसे कॉपी करते हैं, ये कैसे बोलते थे, ये ऐसे बोलते थे। कुछ इस तरीके से हम लोग उनको इमिटेट करते हैं। तो आर्टिस्ट क्योंकि ऑब्जर्व करता रहेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जो पेंटर है वो भी कुछ नया मिल रहा है तो वो अपनी कला उसकी में उतार रहा है। उसी तरीके से सिंगिंग है, ऐसे ही आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, हाँ ये अच्छा है, ऐसे इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हाँ। कुछ नेजल वॉइस होती है तो किस तरीके से बोलेंगे, थ्रोट वॉइस है तो कैसे बोलेंगे, स्टमक वॉइस है, अभी रावण हंस रहा है तो कैसे हंस आर्टिस्ट है तो वो कैसे भी करेगा, कुछ भी ऑब्जर्व करेगा, कहीं से कुछ भी सीखेगा। जमाने के साथ साथ कार्टून्स भी बहुत ज्यादा बदल गए हैं जी। पहले के कार्टून्स हुआ करते थे, उनमें एक मैसेज होता था बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अब के जो कार्टून्स हैं वो मार धाड़ और बहुत ज्यादा इसी तरह के हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी के कार्टून्स हैं वो किस तरह के हैं, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इसके लिए तो मैं बच्चों के लिए ये एक मैसेज है मेरी तरफ से कि हमें कदम कदम पे बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें मिलेंगी। तो गांधी जी का वो एक चीज़ कभी ना भूलना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। मीडिया इतनी आगे निकल चुकी है कि आपको बहुत कुछ ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा। आजकल चैनल्स में भी, न्यूज़ चैनल्स में आप देखिए बैड न्यूज ज्यादा दिखती हैं, अच्छी तो बहुत कम ना के बराबर है। तो इस हिसाब से हमें न्यूज भी नहीं देखनी चाहिए, कार्टून्स भी नहीं देखने चाहिए। सही कहा आपने। सीरियल्स हैं उसमें भी आप यही दिखाते हैं, किसी को आप कुछ घोल के पिला देते हैं, पर हम क्या हैं, आपको खुद को टटोलना है। आजकल क्या होता है, मदर्स क्या करती हैं, अपने बच्चों को कहती है हमें इससे आगे निकलना है। वो भी किसी का बच्चा है, हमें किसी से आगे नहीं निकलना। हमें बस ये देखना है कि हमें अपना अच्छा करने के लिए किसी का बुरा नहीं करना। पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर हाँ आप उसे अपनाइए मत। अगर हिंदी की बात करें तो आजकल लोगों ने हिंदी बोलनी ही बंद कर दी है। आजकल बच्चों से लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, घरों में भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो कार्टून्स हैं जो हिंदी में आजकल आ रहे हैं, ये जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो हिंदी में इतनी अच्छी बात करते हैं, तो इनका असर बच्चों पे हो रहा है, उनकी कुछ हिंदी जो है वो सुधरी है? हिंदी हम लोग भूलते जा रहे हैं। मेरा भी बेटा है, वो भी स्कूल जाता है, इंग्लिश ही बोलते हैं कि इंग्लिश बोलिए, जबकि मेरी, सच बताऊं तो मेरी इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड नहीं है। तो घर में आके वो मुझसे इंग्लिश में बात करता है तो मैं उसको रिप्लाई थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी में दे देती हूँ। पर मैं ये बोलती हूँ कि हिंदी में, इंग्लिश में आप अच्छा कर रहे हो, A+ ला रहे हो, सब अच्छा हो रहा है, पर जब हिंदी की बात आती है तो हम हमारी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। तो जहाँ पे फिर वो ग्रेड कम हो जाते हैं। तो हमें
इंग्लिश अच्छा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें सीखना चाहिए, पर हमें हमारी संस्कार, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उन सब चीज़ों को नहीं भूलना है। एक रिक्वेस्ट यही करूँगी मदर्स, फादर से, पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप लैंग्वेज के ऊपर आप जजमेंट मत लीजिए। लैंग्वेज तो जितनी ज़्यादा सीखें उतना अच्छा है, पर ये ना कीजिए कि हिंदी ना बोलिए या किसी के आगे हिंदी बोलेंगे तो इंसल्ट होगी, तो इस तरीके की माइंड में बच्चों के फिक्स ना कीजिए। और ये अच्छा है कि कार्टून के जरिए आप लोग हिंदी सुनते हैं, और क्योंकि अब तो सब लैंग्वेजेस में आ रहा है, तो सब लैंग्वेजेस सुनिए तो और आपको सब लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी। पारुल, आप बता रही थी कि आप वर्कशॉप्स भी लेती हैं और आपका एक स्कूल भी है। जी, तो ये किस तरह का स्कूल है, इसमें क्या सिखाते हैं? इतना सालों के बाद जब मेरा एक्सपीरियंस अभी इतना है कि ADS एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड वॉइस ओवर्स का मैंने इंस्टीट्यूट खोला है, जहाँ पर मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके कॉलेज तक के हैं, तो वहीं सारी टेक्निक्स मैं उनको सिखाती हूँ कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है, कहाँ से रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ आपको किस तरीके से मॉड्यूलेशन किया जाता है, कहाँ आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरीके से वॉइस किया जाता है, वॉइस ओवर्स किए जाते हैं। वॉइस ओवर्स हो गया या फिर डबिंग कह लीजिए, सिंक डबिंग जिसे कहते हैं, वो सब मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ। अच्छा पारुल, ये कार्टून के अलावा और आप इन जिंगल्स के अलावा और क्या कर रही हैं? कुछ और काम कर रही हैं? आगे के कुछ नए प्लान्स हैं? कुछ रिलीज सॉन्ग्स हैं, और बच्चों के लिए स्पेशली मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो उनको खुशी मिले। कुछ ऐसे आश्रम हैं जहाँ बच्चे जिनके मदर फादर नहीं हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे प्लान्स कर रही हूँ कमिंग आने वाले ये नए साल में, कि उनके लिए मैं कुछ ऐसे प्लान्स कर रही हूँ जो उनके लिए मैं कुछ एक शो ऑर्गेनाइज करूँ जिनसे उनको खुशी मिले, या उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स पे कुछ चल रहा है, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, नए साल तक होप कि मैं कर पाऊँ। जी, पारुल, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने हमें बताई। आपसे इतनी मज़ेदार बातें करके बहुत मज़ा आया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी पारुल भटनागर। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही मजेदार शख्सियत के साथ अगले हफ्ते। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हम छोड़े जाते हैं पारुल भटनागर की आवाज के साथ। सांसे कलमा मोहब्बत का पढ़ने लगी, आँखों आँखों में बातें होने लगी। सांसे कलमा मोहब्बत का पढ़ने लगी, आँखों आँखों में बातें होने लगी। दिल ये बेकाबू होने लगा है, शायद मुझे प्यार होने लगा है। हाले दिल अपना उनसे मैं कह ना सकूं, बिस्मिल है बिस्मिल है बिस्मिल है प्यार की, बिस्मिल है बिस्मिल है बिस्मिल है प्यार की, बिस्मिल है बिस्मिल है बिस्मिल है प्यार की।